हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बैंक और हमारा चैप्टर है इंडेक्स नंबर। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए सीरीज ऑफ न्यूमेरिकल फिगर विच शो द रिलेटिव पोजीशन, ऑफ कोर्स इंडेक्स नंबर होगा। ठीक है जी, सीरीज ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स विच शो द रिलेटिव पोजीशन। सीरीज इसलिए शब्द यूज किया, कई बार कई सारे ईयर्स होते हैं तो उस केस में हर ईयर का इंडेक्स नंबर अलग आता है। रिलेटिव पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए हमारे पास इंडेक्स नंबर आएगा। अब बोलोगे सर रिलेटिव नंबर भी तो हो सकता है, लेकिन बेस्ट आंसर तो आपका इंडेक्स नंबर ही है। इंडेक्स नंबर हैज डैश चेंजेस रादर देन एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ चेंजेस। उसके अंदर रिलेटिव चेंजेस होते हैं। डैश मेक्स इंडेक्स नंबर टाइम रिवर्सिबल। ज्योमेट्रिक मीन होने से जो इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है ना, वो टाइम रिवर्सिबल हो जाता है। आपको आप देखोगे लैस्पर का फॉर्मूला और फिशर का लैस्पर का फॉर्मूला और पास्चे का फॉर्मूला आपके टाइम उसको टाइम रिवर्सल टेस्ट को पास नहीं कर पाते, लेकिन फिशर का फॉर्मूला कर लेते हैं, क्योंकि फिशर के फॉर्मूले में ज्योमेट्रिक मीन है लैस्पर और पास्चे का। इसलिए ज्योमेट्रिक मीन आपके फॉर्मूले को टाइम रिवर्सिबल बना देता है। इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव होता है। चार ऑप्शन पढ़िए और चार ऑप्शन में से जो बेटर आंसर आपका सम ऑफ प्राइस रिलेटिव, प्रोडक्ट ऑफ प्राइस रिलेटिव, एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, नहीं, ये आपका ये आएगा एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। क्वेश्चन नंबर 5, डैश ऑफ ग्रुप इंडाइसिस गिव द जनरल इंडेक्स। ग्रुप इंडाइसिस का डैश आप अर्थमेटिक मीन भी निकाल सकते हो, आप ज्योमेट्रिक मीन भी निकाल सकते हो। डैश ऑफ ग्रुप इंडाइसिस गिव द जनरल इंडेक्स। हमने बड़े सारे एग्जांपल किए आपके रिवीजन के टॉपिक में कि ग्रुप इंडेक्सेस गिवन होते थे, हम वेटेड ग्रुप इंडेक्स निकालते थे, वेटेड एवरेज यूज करते थे, एवरेज के लिए हम अर्थमेटिक मीन का सहारा लेते थे। अगर एक ऑप्शन मेरे को सिलेक्ट करनी पड़ेगी तो मैं अर्थमेटिक मीन सिलेक्ट करूंगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, आपको याद होगा जब आप कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालते हो तो आप वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव लेते हो। वो वेटेड एवरेज आपकी अर्थमेटिक मीन भी हो सकती है और ज्योमेट्रिक मीन भी हो सकती है, बट यहाँ पर हम लोगों को अगर मुझे एक ऑप्शन चुननी होगी तो मैं अर्थमेटिक मीन चुनूंगा। ठीक है, वैसे तो यहाँ बी और सी बोथ आना चाहिए, बट जनरली हम अर्थमेटिक मीन का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिलेटिव फॉर्मूला सेटिस्फाई। वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिलेटिव फॉर्मूला कौन से टेस्ट को? आई थिंक सर्कुलर टेस्ट को पार कर देता है, चेक कर लेना प्लीज। ठीक है, आई थिंक ये सर्कुलर टेस्ट को पास कर देता है। मैंने आपको बोला था आपको याद करने की कौन कौन से फॉर्मूले कौन कौन सा टेस्ट पास कर देते हैं। मेरे को लगता है वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिलेटिव फॉर्मूला, ये बात हो रही है वेटेड प्राइस इंडेक्स की, और वेटेड प्राइस इंडेक्स में वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव वाले मेथड की, उसके अंदर अगर हम वेटेड एवरेज निकाले प्राइस रिलेटिव की और यूज करें हम लोग ज्योमेट्रिक मीन, तो वो आपके सर्कुलर टेस्ट को पास कर देता है। चेक कर लेना प्लीज। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय, इन इस फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कौन सा पास? फैक्टर रिवर्सल टेस्ट फिशर पास करता है, लेस्पर और पास्चे पास नहीं कर पाते। लेस्पर और पास्चे आपका फैक्टर रिवर्सल भी नहीं पास कर पाते हैं, सर्कुलर भी नहीं पास कर पाते हैं, और टाइम रिवर्सल भी नहीं पास कर पाते हैं। ठीक है, लेस्पर फॉर्मूला डू नॉट सेटिस्फाई, इनको किसी को नहीं कर पाता। ठीक है, मैंने अभी बताया फैक्टर रिवर्सल भी नहीं कर पाता, टाइम रिवर्सल भी नहीं कर पा रहा, वो सर्कुलर टेस्ट को नहीं कर पाता, सिर्फ एक यूनिट टेस्ट को पास करते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ए रेशियो और एवरेज ऑफ रेशियो एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज। ए रेशियो और एवरेज ऑफ रेशियो, रेशियो आप यहाँ पे प्राइस रिलेटिव की बात कर रहे हो, एवरेज ऑफ रेशियो अगर आप परसेंटेज में दिखाओगे तो वो आपका इंडेक्स नंबर हो जाएगा। ठीक है, रेशियो आपका वही P1/P0, ठीक है, इंटू 100 करके आप हर एक के निकाल लोगे प्राइस रिलेटिव, और बाद में उसकी एवरेज लोगे तो क्या आएगा? इंडेक्स नंबर ही तो आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इंडेक्स नंबर आर ऑफन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम, सैंपल में से निकालते हैं। आपको ऑप्शन में से बेस्ट आंसर देखना होता है, तो चारों में से आप देखिए सैंपल ही तो आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, डैश पॉइंट ऑफ रेफरेंस इन कंपेयरिंग वेरियस डाटा डिस्क्राइबिंग इंडिविजुअल बिहेवियर। डैश पॉइंट ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस के लिए हम लोग हमेशा बेस ईयर का इस्तेमाल करते हैं कंपेयर करने के लिए। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपको चार ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन लगती है वही चुनना है। यहाँ पर कोई तुक नहीं बन रही है, कोई मतलब नहीं बन रहा। डैश पॉइंट इज ऑफ रेफरेंस इज कंपेयरिंग वेरियस डाटा डिस्क्राइबिंग द इंडिविजुअल बिहेवियर, मतलब ये बेस ईयर का कंपैरिजन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ ए सिंगल कॉमोडिटी इन ए गिवन पीरियड टू इट्स प्राइस इन अनदर पीरियड। रेशियो प्राइस
ऑफ ए सिंगल कॉमोडिटी इन ए गिवन पीरियड और टू इट्स प्राइस, इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्राइस बोलेंगे। रेशियो प्राइस ऑफ ए सिंगल कॉमोडिटी इन ए गिवन पीरियड टू इट्स प्राइस इन अनदर पीरियड, मैंने आपको बोला था प्राइस रिलेटिव होता है। लिंक रिलेटिव तो प्रीवियस पीरियड को कंपैरिजन करते हैं, और प्राइस रिलेटिव में हम लोग बेस ईयर के प्राइस को और करंट ईयर के प्राइस को कंपेयर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, सम ऑफ ऑल द कॉमोडिटीज प्राइसेस इन द करंट ईयर डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल कॉमोडिटी प्राइसेस इन द बेस ईयर, ये आपका सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला है। चेन इंडेक्स का फॉर्मूला आपको, चेन इंडेक्स इज इक्वल टू लिंक रिलेटिव यूज करते हैं हम लोग, और पिछले ईयर का लिंक रिलेटिव करंट ईयर का यूज करते हैं, और चेन इंडेक्स जो होता है वो प्रीवियस ईयर का यूज करते हैं। सी इज द आंसर। आपको फॉर्मूला मैंने बोला था याद कर लेना, ठीक है, वही है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस इंडेक्स एंड क्वांटिटी इंडेक्स इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इंडेक्स, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको फैक्टर रिवर्सल टेस्ट बोलते हैं, ठीक है सर। द फॉर्मूला शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट इन विच और फॉर विच प्राइस एंड क्वांटिटीज आर कोटेड इन, यूनिट टेस्ट बोलता है ये, ठीक है, कि फॉर्मूला इंडिपेंडेंट हो, यूनिट से प्रभावित ना होता हो, जिस क्वांटिटी किस यूनिट्स में एक्सप्रेस है, प्राइसेस किस यूनिट्स में एक्सप्रेस है, उससे प्रभावित ना हो, ठीक है, तो यूनिट टेस्ट को पास करे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, लेस्पर मेथड एंड पास्चर मेथड डू नॉट सेटिस्फाई, कौन सा टेस्ट सेटिस्फाई नहीं हो रहा, आई थिंक यहां सर्कुलर टेस्ट कर दीजिए, फिर सही हो जाएगा। नन ऑफ दिस, यूनिट टेस्ट को तो पास करते हैं लेस्पर और पास्चर, बट सर्कुलर, फैक्टर रिवर्सल, टाइम रिवर्सल टेस्ट को पास नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द इंडेक्स नंबर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज, बिल्कुल, जो ओवरऑल चेंज को मेजर करता है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 19, द चॉइस ऑफ सुटेबल बेस पीरियड इज एट बेस्ट टेम्पररी सोल्यूशन, ट्रू। अब देखिए जो बेस ईयर होता है ना वो टेम्पररी होता है, हम इसको चेंज करते रहते हैं, इसलिए ये शब्द लिखा है, द चॉइस ऑफ सुटेबल बेस पीरियड इज बेस्ट टेम्पररी सोल्यूशन, मतलब अगर आपका बेस ईयर होना चाहिए ना, उस सिचुएशन में सबसे बेस्ट होना चाहिए, जो भी आप चुनोगे, जिस सिचुएशन में भी आप इंडेक्स निकाल रहे हो, चाहे वो टेम्परेरी हो, लेकिन उस सिचुएशन में मोस्ट सुटेबल होना चाहिए, ठीक है, तो ट्रू आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20, फिशर आइडल इंडेक्स, फिशर आइडल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई, अब देखो वो यूनिट टेस्ट को भी पास करता है और फैक्टर रिवर्सल को भी पास कर देता है, तो आंसर आएगा सी, बोथ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, डैश सेटिस्फाई सर्कुलर टेस्ट, आई थिंक ए शुड बी द आंसर, ज्योमेट्रिक मीन वाला फॉर्मूला सर्कुलर टेस्ट को पास कर देता है, देख लेना प्लीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, देयर इज नो सच थिंग एज अनवेटेड इंडेक्स नंबर, गलत है, अनवेटेड इंडेक्स नंबर होते हैं, ये फॉल्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, थ्योरेटिकली ज्योमेट्रिक मीन इज द बेस्ट एवरेज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर बट इन प्रैक्टिस मोस्टली द अर्थमेटिक मीन ही यूज्ड, ये बिल्कुल सही बात बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 24, लेस्पर और पास्चर फिशर आइडल इंडेक्स सर्कुलर टेस्ट को पास नहीं करते हैं, ठीक है, ये तीनों। क्वेश्चन नंबर 25, डैश इज कंसर्न विद मेजरमेंट ऑफ प्राइस चेंजेस ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर व्हेन इट इज डिजायरेबल टू शिफ्ट द बेस, ओके, ये आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट नहीं होगा, सर्कुलर होगा, ठीक है। डैश इज कंसर्न विद मेजरमेंट ऑफ प्राइस चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन इट इज डिजायरेबल टू शिफ्ट बेस, मतलब आप ओवरऑल भी निकाल सकते हो और बेस शिफ्ट कर करके भी आप इंडेक्स निकालोगे तो आपका आंसर सेम आना चाहिए, ये सर्कुलर टेस्ट कहता है, ठीक है। द टेस्ट ऑफ शिफ्टिंग द बेस इज कॉल्ड, ये आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट बोलता है, द टेस्ट ऑफ, अब देखो अगर लंबे पीरियड के लिए बेस शिफ्ट करना है तो आपका सर्कुलर टेस्ट है, अगर छोटे पीरियड के लिए बेस शिफ्ट करना है, द टेस्ट ऑफ शिफ्टिंग द बेस, एक मिनट, सर्कुलर ही आएगा, चेक कर लेना प्लीज, सर्कुलर टेस्ट ही आएगा। टाइम रिवर्सल टेस्ट में तो क्या होता है, बेस ईयर को करंट ईयर और करंट ईयर को बेस ईयर बना के हम लोग इंडेक्स निकालते हैं और रेसिप्रोकल आना चाहिए एक दूसरे का, ठीक है। लेकिन अगर आपका सर्कुलर टेस्ट है तो वो कहता है कि बेस शिफ्ट कर करके निकाल लो या ओवरऑल निकाल लो, आपका आंसर सेम आना चाहिए, तो बेस शिफ्टिंग की बात आपके सर्कुलर टेस्ट में हो रही है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट है ना, वो तो सिंपल ये कहता है कि बेस ईयर को करंट ईयर बना लीजिए और करंट ईयर को बेस ईयर बना लीजिए और फिर इंडेक्स निकाल लीजिए, आपका जो इंडेक्स का फॉर्मूला है वो रेसिप्रोकल आंसर प्रोवाइड करे, रिवर्स आंसर प्रोवाइड करे, वो तो होता है कि आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट पास हो रहा है। लेकिन आपका जो सर्कुलर टेस्ट है वो कहता है कि ओवरऑल इंडेक्स निकालने से बेटर है कि अगर आप बेस शिफ्ट कर करके इंडेक्स निकालो तो भी आपका आंसर सेम आना चाहिए, और अगर आएगा तो इसका मतलब आपका फार्मूला सर्कुलर टेस्ट को पास करता है। शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स, ओरिजिनल प्राइस, प्राइस इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑन विच इट
हैज़ टू बी शिफ्टेड, ट्रू है जी, फार्मूला चेक कर लेना, बेस शिफ्टिंग का फार्मूला है, मैंने आपको बोला था फार्मूला याद कर लेना, यही है। क्वेश्चन नंबर 28, वी यूज प्राइस इंडेक्स नंबर टू मेजर एंड कंपेयर प्राइजेस। वैसे मेरे ख्याल से ना आंसर ये कंपेयर प्राइजेस होना चाहिए, बट आपके स्टडी मटेरियल में आंसर ए दिया हुआ है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से सी शुड बी द आंसर। जस्ट कंपैरिजन होना चाहिए, इंडेक्स नंबर में हम लोग मेजर थोड़ा ना करते हैं, जस्ट कंपेयर करते हैं, बट आपके स्टडी मटेरियल में मुझे जहां तक आइडिया है टू मेजर एंड कंपेयर प्राइस दिया हुआ है, तो आप पेपर में मेजर एंड कंपेयर ही करोगे। क्वेश्चन नंबर 29, सिंपल एग्रीगेट ऑफ क्वांटिटी इज अ टाइप ऑफ, सिंपल एग्रीगेट ऑफ क्वांटिटी, एग्रीगेट ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटीज का एग्रीगेट है तो क्वांटिटी इंडेक्सेस होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स, राइट योर डिसीजन, राइट योर चॉइस ऑफ आंसर बाय राइटिंग ट्रू, टी फॉर ट्रू, आपको ट्रू बताना है कौन सा। इंडेक्स नंबर आर साइन एंड गाइड पोस्ट along द बिजनेस हाईवे दैट इंडिकेट टू द बिजनेसमैन हाउ ही शुड ड्राइव और मैनेज, ये ट्रू है, ठीक है। For construction of index number, the best method on theoretical ground is not the best method from practical point of view, ये भी ट्रू है। आपको याद होगा ज्योमेट्रिक मीन बेस्ट होता है थ्योरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली हम अर्थमेटिक मीन का सहारा लेते हैं। वेटेड इंडेक्स नंबर मेक, ये फॉल्स है, देम लेस रिप्रेजेंटेटिव, गलत है, और फिशर इंडेक्स नंबर ये भी गलत है, ठीक है, तो दो सही है। इनके आंसर ना मत चिंता मत कीजिए, आप बस ट्रू फॉल्स लिख देना यहाँ पर, ठीक है। Question number 31, each of the following statement is either true or false, write your choice of answer by writing F for false. Geometric mean is the most appropriate average to be used for constructing an index number, बिल्कुल सही है। Weighted average of relative and weighted aggregative method render same result, false है जी। weighted average of relative और weighted aggregative method, relative वाला फॉर्मूला और एग्रीगेटिव वाला फॉर्मूला, चाहे weighted हो चाहे अनवेटेड हो, आपका आंसर सेम नहीं आता, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस हो सकती है, बट जनरली ये आंसर सेम नहीं आता, ठीक है। फिशर इंडेक्स नंबर इज ए कॉम्प्रोमाइज बिटवीन टू वेल नोन इंडाइसेस, नॉट ए राइट कॉम्प्रोमाइज इकोनॉमिकली स्पीकिंग, दिस आई डोंट हैव आइडिया कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है, मैं इस पॉइंट को छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट, लाइक ऑल स्टैटिस्टिकल टूल इंडेक्स नंबर मस्ट बी यूज्ड विद ए ग्रेट क्वेश्चन, बिल्कुल आपको ये बड़े इंडेक्स नंबर ही बड़े ध्यान से यूज़ करना पड़ता है, ये मिसलीड कर देते हैं कई बार आपको, अगर सही तरीके से बेस ईयर ही गलत अगर आपने चुना हुआ हो और गलत क्वांटिटीज चुन के इंडेक्स नंबर निकाला गया हो तो ये आपको कई बार मिसलीड कर देंगे, ठीक है, इसलिए बड़े ध्यान से इनका यूज़ करना पड़ता है। पास्ट इंडेक्स जो होता है वो करंट ईयर की क्वांटिटी पर बेस्ड होता है, ठीक है, आपको मालूम होगा। एग्रीगेटिव मेथड है, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड का पार्ट है, लेस पर पास्ट फिशर वगैरह वहाँ पढ़ते हैं, मार्शल एजवर्थ का बॉली का फॉर्मूला ही मैंने आपको बताया था, तो करंट ईयर की क्वांटिटीज है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है मैंने आपको बोला था, ये आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का फॉर्मूला होगा, ये समीशन पी डब्ल्यू, समीशन डब्ल्यू, आपको मैंने बोला था पी का मतलब प्राइस रिलेटिव होता है, ठीक है, और डब्ल्यू का मतलब पी जीरो क्यू जीरो होता है, ठीक है, तो कई बार ये अगर ऐसा है तो ये P1 Q0 P0 Q0 लेस्पर का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। यहां पर ना जीरो है, इसको ठीक कर लो, नहीं एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहां जीरो है, ठीक कर लो, ठीक है, और बी इज आंसर। ये क्वेश्चन मैंने आपको समरी में करा दिया था, बता दिया था कैसे करना है, यहाँ वहाँ एक्स था या पी है शायद, ठीक है। कहता है कि इफ द प्राइस ऑफ ऑल कॉमोडिटी इन ए प्लेस हैव इंक्रीज 1.25 टाइम्स, इंक्रीज इतना इंक्रीज हो गया है, तो कहते हैं कि बताइए इंडेक्स कितना होगा, 225 होगा। प्राइस इतनी इंक्रीज हो गई है ना, इफ द प्राइस ऑफ ऑल कॉमोडिटी इन ए प्लेस हैव इंक्रीज दिस टाइम, एक मिनट दोबारा पढ़ दो उसको, इफ द प्राइस ऑफ ऑल कॉमोडिटी इन ए प्लेस हैव इंक्रीज, इतने टाइम इंक्रीज हो गई हैं, तो 125 टाइम्स इंक्रीज हो गई हैं, तो पहले 100 होगा तो अब 225 हो गया होगा ना, 225 बिल्कुल सही है। मार्शल एजवर्थ फार्मूला दोनों क्वांटिटीज को कंसीडर कर लेता है, आई थिंक ए शुड बी द आंसर। ये आपको दिया गया है डॉर्बिश, ये होता है लेस पर प्लस डिवाइड बाय 2, फिशर इंडेक्स नंबर पूछा है आपसे,
देखो लेस पर प्लस से डिवाइड बाय 2 इंटू दिया हुआ 145, ठीक है, और पास से इंडेक्स नंबर आपको 150 पता है, ये पता है आपको, तो लेस पर निकल जाएगा। जब आपके पास लेस पर और पास से निकल जाएगा तो आप उसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल लीजिए। इसका आपका कोई रोल नहीं मेरे को लग रहा यहाँ पर, ठीक है। पास से इंडेक्स नंबर आपका 150 है, डॉर्बिश एंड बॉली इंडेक्स नंबर 145, और ये होता है लेस पर पास से डिवाइड बाय 2 145 है, तो पास से का आपको मालूम है तो लेस पर का निकल जाएगा, और फिर फिशर का निकाल लीजिए लेस पर और पास से का ज्योमेट्रिक मीन करके, ठीक है। ओके सर, ये दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालना विद रिस्पेक्ट टू बेस, निकल जाएगा, फॉर्मूला ही अप्लाई करना है आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर, ये करना क्या आपको, ट्रू फॉल्स बताने, ठीक है। बेस ईयर क्वांटिटीज आर टेकन एज वेट इन लेस पर प्राइस इंडेक्स, यस ट्रू। फिशर आइडल इंडेक्स इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन, ये गलत है, फॉल्स, ठीक है। फिशर का आइडल इंडेक्स इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन ऑफ लेस पर और पास्ट इंडेक्स नंबर, ये बॉली का फॉर्मूला, ये फिशर का फॉर्मूला। बॉली के फॉर्मूले की वैल्यू यानी कि अर्थमेटिक मीन अगर आप निकालो लेस पर और पास्ट का, वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से ज़्यादा आता है, ये फॉल्स है। लेस पर इंडेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाई टाइम रिवर्सल टेस्ट, बिल्कुल सही है, और बस ठीक है। आपको फॉल्स बताना था, फॉल्स बी है। क्वेश्चन नंबर 40, करंट ईयर क्वांटिटीज आर टेकन एज वेट इन पास्ट प्राइस इंडेक्स, ठीक है, क्वांटिटी करंट ईयर की ली जाती है, ट्रू है। एजवर्थ मार्शल इंडेक्स नंबर फॉर्मूला सेटिस्फाई टाइम रिवर्सल टेस्ट, फॉल्स है, टाइम रिवर्सल टेस्ट पास नहीं होता। एजवर्थ और मार्शल का फॉर्मूला भी टाइम रिवर्सल टेस्ट को पास नहीं करता, ज्योमेट्रिक मीन वाला फॉर्मूला कर लेता है, जो कि फिशर का है। अर्थमेटिक मीन ऑफ लेस पर एंड पास्ट इंडेक्स नंबर इज बॉली, ये सही है, ट्रू है, ठीक है, इसका आंसर बी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, करंट ईयर प्राइसेस आर टेकन एज वेट इन पास्ट क्वांटिटी इंडेक्स, करंट ईयर प्राइसेस लेते हैं, ठीक है, पास्ट का क्वांटिटी इंडेक्स है, उसमें करंट ईयर प्राइसेस को, आपको मालूम है क्वांटिटी इंडेक्स में हम लोग क्या वेट किसको देते हैं, प्राइस को देते हैं, और करंट ईयर पास्ट तो हमेशा करंट ईयर की बात करता है, तो वेट देने के लिए तो करंट ईयर के प्राइस को देगा, ट्रू। फिशर आइडल इंडेक्स फॉर्मूला सेटिस्फाई फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ट्रू। सम ऑफ क्वांटिटीज ऑफ द बेस पीरियड एंड करंट पीरियड टेकन एज वेट, sum of quantities of base period, sum of quantities of base period and current period, गलत है जी। लेस पर का फॉर्मूला सिर्फ बेस ईयर की क्वांटिटी को इंडेक्स में कंसीडर करता है, वेट मानता है सिर्फ बेस ईयर की, ठीक है, ये आपका सी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, सिंपल एग्रीगेटिव एंड सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव फॉर्मूला सर्कुलर, सिंपल एग्रीगेटिव एंड सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव फॉर्मूला, ठीक है जी, ये सही है, टू है, आप चेक कर लेना। बेस ईयर प्राइसेस आर टेकन एज वेट इन लेस पर क्वांटिटी इंडेक्स, सही है, ये भी ट्रू है। फिशर आइडल इंडेक्स ओबेस टाइम रिवर्सल टेस्ट, बिल्कुल सही है, ये सारी ट्रू हो गए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। सिंपल एग्रीगेटिव, ये चेक कर लेना प्लीज, फर्स्ट वाला, सिंपल एग्रीगेटिव एंड सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव फॉर्मूला सेटिस्फाई सर्कुलर टेस्ट, ये चेक कर लेना प्लीज, ये हो सकता है फॉल्स हो जाए। बेस ईयर प्राइस आर टेकन एज वेट इन लेस पर क्वांटिटी, ये तो सही है, और सी भी सही है, एक को चेक कर लेना, मेरे को याद नहीं है रहते हैं कि ये आपका टेस्ट पास कर रहे हैं सर्कुलर टेस्ट के नहीं है, आप चेक कर लेना प्लीज, ठीक है। आई थिंक वेटेड था यहाँ पर, ये फॉल्स आएगा, ठीक है, ये फॉल्स आएगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल में करा दिया है, ठीक है, जब आपको मैंने समरी नोट्स कराए हैं तो वहाँ पे मैंने ये क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं सेम क्वेश्चन से। अब देखिए वहाँ 900 पर मंथ था, और आपको करना क्या है, प्राइस इंडेक्स निकाल लेना है 200 अपॉन 160, ये देखिए राइस हो गए हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 160 था और 80 में, और 200 हो गया 84 में, तो अब देखिए 200 डिवाइड बाय 160, 125 इंडेक्स आ गया, तो आपकी सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए, 800 में 1.25 जो प्राइस इंडेक्स है उतनी बढ़नी चाहिए, तो 1000 होनी चाहिए, ठीक है, तो अभी कितनी है 800, तो 200 और बढ़नी चाहिए, सी शुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, सिंपल एग्रीगेटिव फार्मूला एंड वेटेड एग्रीगेटिव फार्मूला, सिंपल एग्रीगेटिव एंड वेटेड एग्रीगेटिव फार्मूला, सिंपल एग्रीगेटिव फार्मूला एंड वेटेड एग्रीगेटिव फार्मूला, आई थिंक सर चेक कर लेना प्लीज, मुझे याद नहीं रहते हैं, आप इसको चेक कर लेना कौन सा फार्मूला पास करता है टेस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, फिशर आइडल इंडेक्स इज द ओनली फार्मूला विच सेटिस्फाई फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ठीक है, इनमें से फैक्टर रिवर्सल टेस्ट ही होगा, नहीं नन ऑफ दीज आएगा,
फिशर आइडल इंडेक्स इज द ओनली फॉर्मूला, ऐसा अकेला नहीं है, नन ऑफ दीज आएगा। सर आप नन ऑफ दिस कैसे लिख सकते हो? फिशर आइडल इसको भी पास करता है, इसको भी पास करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टाइम रिवर्सल सिर्फ फिशर ही पास कर रहा है, ठीक है, या फैक्टर रिवर्सल सिर्फ फिशर ही पास कर रहा है, और भी तो पास कर रहे हैं। तो पूछ रहा है कि ओनली फॉर्मूला बताओ जो फिशर होना चाहिए जो टेस्ट को पास करता है, नन ऑफ दिस आएगा, ठीक। फिशर आइडल इंडेक्स इज द ओनली फॉर्मूला, ओनली बताना है, ऐसा टेस्ट बताना जो सिर्फ फिशर पास करता हो। तो टाइम रिवर्सल भी ऐसा नहीं है, दूसरे फार्मूले भी तो पास करते ही हैं, फैक्टर रिवर्सल भी दूसरे फार्मूले पास करते हैं, और सर्कुलर टेस्ट भी दूसरे फार्मूले पास करते हैं। तो ऐसा अकेला सिर्फ फिशर ही जिस टेस्ट को पास करता हो, ऐसा नन ऑफ दीज है। ये निकल जाएगा आपके पास, ये इंडेक्स दिए हुए आई और वेट दिया हुआ है, तो आपको फार्मूला यूज करना है PW, ठीक है, सॉरी वेट, सॉल्व कर लीजिए। सेम ये दिया हुआ है ABCD, क्वांटिटी वैल्यूज दे रखी हैं, प्राइस पर यूनिट ऑफ कॉमोडिटी A इन 1966, ए के पर यूनिट, ये क्वांटिटी है और ये वैल्यू है, डिवाइड कर लीजिए, 5 आ जाएगा ए आंसर। फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो, सुटेबल इंडेक्स नंबर है वही PW अपॉन W। With regard to Lasper and Pasche price index, it is maintained that if the price of all the goods change in same ratio, the two indices will be equal for them. The weighing system is irrelevant. ये पॉइंट मैंने आपको डिस्कस किया था समरी में, और ये आएगा C, नहीं में नहीं आएगा, एग्जैक्टली सही आएंगे B, यहाँ में लिखा हुआ है, में नहीं आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर यूजिंग फिशर फॉर्मूला सेटिस्फाई, तो सारी करते हैं, लेकिन अगर एक लिखना हो तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट करता है। ये क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम लग रही है मुझे, क्वांटिटी इंडेक्स यूजिंग फिशर फॉर्मूला, ये क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है। ये तो ये भी पास कर रहा है, सर्कुलर टेस्ट है जो पास नहीं कर रहा, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम लग रही है मुझे, ठीक है। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर यूजिंग फिशर फॉर्मूला सेटिस्फाई, यूनिट टेस्ट भी पास हो रहा है, फैक्टर रिवर्सल भी पास हो जाएगा, टाइम रिवर्सल भी पास होगा, सर्कुलर टेस्ट पास नहीं होगा। या तो नेगेटिव पूछ लेते तो सर्कुलर टेस्ट आंसर कर देता, ठीक है। फॉर कंस्ट्रक्टिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए हम लेस्पर का फॉर्मूला यूज करते हैं, आपको मैंने कई बार बता दिया। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वेटेड प्राइस इंडेक्स होता है, आपको याद होगा, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो वो जब आप वेट P0 Q0 को देते हो ना, तो वहां आपका लेस्पर का फॉर्मूला बन जाता है। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बेसिकली आपका वेटेड इंडेक्स होता है, सही है, ठीक है। इन 1970 इंडेक्स विद बेस ईयर 65 is 200 and 1965 index with base year is 150. The index of 1970 with base is 1960 बताना है। देखो मैं आपको बताता हूँ ये क्या दिया हुआ है, आपको याद है मैंने अभी बताया था सर्कुलर टेस्ट वाला बेस शिफ्टिंग का, 1970 का इंडेक्स दिया हुआ है 65 को लेके, तो आप कह सकते हो ये 200 दिया हुआ है, आप कह सकते हो इसको मैं मान लेता हूँ, एक मिनट, आप 1960 को मान लीजिए, ठीक है 0, 1965 को मान लीजिए 1 और 1970 को मान लीजिए 2। तो ये आपके पास P21 दिया हुआ है 200, और फिर आपको दिया हुआ P10 दे रखा है 150, आपको पता करना है P20, ठीक है। तो आप इन दोनों को सर्कुलर टेस्ट मल्टीप्लाई कर दो, सर्कुलर टेस्ट क्या करता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ओवरऑल आ जाएगा। आप देखिए ना 1965, 1960 और 1970 ऐसे दे रखा है, आपको ऐसे निकालना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 300 आएगा, ठीक। सर्कुलर टेस्ट अप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आप सॉल्व कर लोगे, वैल्यू की रेशियो निकालनी है। वैल्यू क्या होता है, बेस ये वैल्यू होती है P1 Q1 P0 Q0,
ठीक है, ये पूछा है उन्होंने तो आपको सब गिवन है, मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए। 54 द वैल्यू इंडेक्स इज इक्वल टू 52 का बी आंसर है, चेक कर लेना, बी ही आएगा। सम ऑफ वैल्यू ऑफ ए गिवन ईयर डिवाइड बाय सम ऑफ वैल्यू ऑफ द बेस ईयर। टाइम रिवर्सल टेस्ट बी आंसर, ठीक है। 57 ये आ जाइए, ये अच्छा क्वेश्चन है। In 1996, the average price of a commodity was 20 more than 1995, but 20% less than 1994. And moreover, it was 50% more than 1997. तो आप देखिए 1995 से शुरू हो रहा है, 1996, 94 से शुरू हो रहा है, सॉरी, नाइनटीन 1995, 1996, 1997। बेस ईयर उन्होंने बोला है 100 है, ठीक है। द प्राइस रिलेटिव यूजिंग 1995 एज बेस ईयर इज 100, ठीक है। अब 96 द एवरेज प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, द एवरेज प्राइस ऑफ कॉमोडिटी वाज 20% मोर देन, यानी कि 120 हो गया। 1996 the average price of a commodity 20% more than in 1995 but 20% less than 1994, यानी कि 120 डिवाइड बाय 80, 150 हो गया ना, चेक करो, ये इसका 80% है, तो मैंने क्या किया 120 को 0.80 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और एंड 50% मोर देन, ये 96 की बात हो रही है, 50% मोर देन 97, तो ये हो गया 80, ठीक है। कैसे हो गया आपको मालूम है, ये इसका 80, 120 इसको 1.50 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा, ठीक, तो ये आंसर है। और वैसे भी आप देखिए एक दो पता लग गए तो बाकी सब तो पता लग ही जाएंगे। उन्होंने बोला है ना कि 96 का प्राइस है वो 97 का 50% मोर देन है, ठीक है। तो मतलब ये 120 है तो उसका 80 होगा, 80 का 50% करोगे तो 20, तो टोटल करके 120 बनेगा, ठीक है। चलिए, ये आपके पास अर्थमेटिक मीन होता है लेस्पर और पास्चे का। आप इसको कैलकुलेटर पे कर सकते हो तो कर लेना। प्राइस रिलेटिव निकालना पड़ेगा, 97 को 70 को बेस लेना है, प्राइस रिलेटिव ज्योमेट्रिक मीन, तो आप पहले प्राइस रिलेटिव निकाल लीजिए, उसको ज्योमेट्रिक मीन आपको सॉल्व करना आता है, रूट सॉल्व करना आता है, उसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा, ठीक है। लॉग तो आपको टेबल मिलेगा नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका प्राइस रिलेटिव, 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 इसका प्राइस रिलेटिव निकाल के उनको मल्टीप्लाई कीजिए और 6th रूट निकाल दीजिए, आपको 6th रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है सर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 5 पर यूनिट in 1990 to 7.5 per unit in 1995, and quantity consumed decreased from 120 units in 1990 to 90 units in 1995. The price and quantity in 1995 are 150 and 75 respectively of the corresponding price and quantity in 1990, यानी कि ये प्राइस इंडेक्स हो गया और एक क्वांटिटी इंडेक्स हो गया। Therefore the product of the price ratio and quantity ratio, सिंपल है, देखो प्राइस महंगा हो गया तो प्राइस इंडेक्स 150 हो गया और क्वांटिटी कम हो गई है तो क्वांटिटी इंडेक्स 0.75 हो गया। तो पूछा क्या, देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस रेशियो एंड क्वांटिटी रेशियो इज, अगर मैं इसको 1.5 को 0.75 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 2.2 ये आएगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं, 1.50 इंटू 0.75 1.125 आएगा। मल्टीप्लाई करना था उन्होंने, ये भी दे दिया और यहाँ पर भी दे दिया, कहते प्राइस है वो 5 रुपये से 7.5 हो गया, ठीक है।
तो प्राइस इंडेक्स आ गया 150, और क्वांटिटी ये 120 से 90 रहेगी तो क्वांटिटी इंडेक्स आपका 75 है। और क्वेश्चन में पूछ लिया कि आप बताइए प्राइस रेशियो और क्वांटिटी रेशियो को मल्टीप्लाई करके बताइए कितना हो गया, तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। 61. The price of commodity in the year 1997, 1975 and 1980 were 25 and 30 respectively. Taking 1975 as base year, the price relative is, ठीक है, प्राइस रिलेटिव निकल जाएगा, प्राइस रिलेटिव ही निकालना है, 30 डिवाइड बाय 25, 120 आ जाएगा। 62. The average price of certain commodity in 1980 was 60 and average price of the same commodities in 1982 120, 200% इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है। देयरफॉर इंक्रीज इन 100% बढ़ गया ना, मतलब डबल हो गया रेट, इंडेक्स आपका 200 आएगा। देयरफॉर इंक्रीज इन 1982 ऑन द बेसिस ऑफ 1918 वाज 100% इन 1980, ठीक है। देयरफॉर द इंक्रीज इन 1982 ऑन द बेसिस ऑफ 1980 वाज 100% इन 1980, डबल हो गया, मतलब 80 में प्राइस 60 था और यहाँ पर 120 हो गया, 82 में डबल हो गया। द डिक्रीज, अगर मैं बोलूँ डिक्रीज इन 1980 विद 1982 एज बेस, अगर मैं मान लो 82 को बेस लूं और 80 का इंडेक्स निकालना चाहता हूं, मतलब रिवर्स कर दूं, टाइम रिवर्स कर दूं, अगर मैं 80 की जगह, देखो 80 को अगर मैं बेस लेता हूं तो 82 में डबल होगी प्राइसेस, ठीक है। अगर मैं 82 को बेस लेता हूं तो 80 में प्राइसेस हाफ होगी, ठीक है। बी आंसर है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर आर आल्सो यूज्ड टू फाइंड रियल वेजेस ऑफ ए पर्सन, रियल वेजेस पता करनी है, डिफ्लेटिंग यूज करते हैं हम लोग। टाइम रिवर्सल टेस्ट सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर, चेन इंडेक्स निकालना है, ये आपको ऑलरेडी आता है, लिंक रिलेटिव पता है आपको, चेन इंडेक्स निकालने मैंने आपको ऑलरेडी समरी में भी बताया और वैसे भी आपको आते हैं डिटेल में, हमने क्लासेस में काफी डिटेल में डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 66, ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स गोज अप फ्रॉम दिस एंड दिस, ये मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया, ठीक है, समरी में करवाया था, देख लेना। उसके बाद if the price index for the year says 1960 be 110.3 and the price index for the year say 1950 is 98.4, then the purchasing power of money of 1950 in 1960, क्या बोल रहा है, प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर 1960 आपका ये है और 1950 में प्राइस इंडेक्स ये था, तो आप चेक कर लो प्राइस इंडेक्स कितना हो गया, बेस शिफ्ट करके 1950 को बेस ले लो, 10.30 डिवाइडेड बाय 98.4, ये आएगा 1.12, ठीक है, ये आ गया, ओके। देन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी 1950 में, परचेजिंग पावर ऑफ मनी रुपी ऑफ 1950 की परचेजिंग पावर इसमें कितनी होगी, इतनी होगी, इन्फ्लेशन ऐड कर दो बस, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स इतना है तो परचेजिंग पावर ही तो बढ़ जाएगी ना। क्वेश्चन नंबर 68, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अप्रैल 1985 वाज 125, फूड प्राइस वाज 120 एंड अदर आइटम इंडेक्स वाज 130, द परसेंटेज, ओके, ये ओवरऑल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है। अब मान लीजिए ये देखिए फूड दिया हुआ है और अदर दे रखा है, वेट आपको और ग्रुप इंडेक्स दिया हुआ है। फूड प्राइस इंडेक्स 120 है, ठीक है, एंड अदर आइटम 135 है, वेट नहीं आपको मालूम है, एक 1 ले लीजिए, 1 माइनस एक्स ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसको, ओवरऑल आंसर आपका आएगा 120 और 130 माइनस 130x, ये टोटल हो गया 150 माइनस 130x, ये आ गया 150 माइनस 130x डिवाइडेड बाय 1, ये तो 1 आएगा, 1 इज इक्वल टू 125, सॉल्व कर लीजिए आपके पास आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69, द टोटल वैल्यू ऑफ रिटेन्ड इंपोर्ट, आप रिटेन को छोड़ दीजिए, इंपोर्ट की बात करते हैं, इनटू इंडिया इन 1960 वाज 71.5 मिलियन पर मंथ, ठीक है।
द कॉरस्पॉन्डिंग टोटल ऑफ 1967 वाज 87.6 मिलियन पर टन, बढ़ गया है। इंडेक्स ऑफ वॉल्यूम 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 ओके, ये आपका 87.6 71.5, ये बेसिकली प्राइस और क्वांटिटी दोनों में चेंज आया होगा, ठीक है। ये आपका इंपोर्ट था 71.5 मिलियन पर मंथ था, और कॉरस्पॉन्डिंग 87.6 मिलियन पर मंथ हो गया 867 में। तो आप देखो आपका इंपोर्ट बढ़ा होगा, तो इंपोर्ट बढ़ने का मतलब यहाँ पे क्वांटिटी भी बड़ी होगी और प्राइस भी बढ़ा होगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि अकेली क्वांटिटी के बढ़ने की वजह से इंपोर्ट बढ़ा होगा, प्राइसेस भी तो बड़े होंगे तो ही बढ़ा होगा, दोनों चीज़ें बड़ी होंगी, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया 87.6, ये आपका वैल्यू इंडेक्स है। और वैल्यू इंडेक्स क्या होता है? प्राइस इंडेक्स इंटू क्वांटिटी इंडेक्स। तो यहाँ पर इन्होंने क्वांटिटी इंडेक्स दे दिया साथ में, ये दे दिया 62, तो प्राइस इंडेक्स पूछा हुआ तो आप डिवाइड करके निकाल लेना। अब देखो ना, इंपोर्ट बढ़ रहा है, इंपोर्ट जो बेसिकली है वो इंपोर्ट प्राइस की वजह से ही बढ़ा होगा और क्वांटिटी की वजह से ही बढ़ा होगा। प्राइस और क्वांटिटी को दोनों को कंसीडर करके आपका इंपोर्ट बढ़ा होगा, ऐसा नहीं है कि अकेली प्राइस बढ़ गया होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू इंडेक्स है बेसिकली, और वैल्यू इंडेक्स प्राइस और क्वांटिटी दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है। तो वॉल्यूम इंडेक्स यानी क्वांटिटी इंडेक्स दे दिया, प्राइस इंडेक्स पूछ लिया, ठीक है सर। आपको निकालना आता है, ये कर लोगे इंडेक्स नंबर यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन मेथड, आपको निकालना है। आप इसका प्राइस रिलेटिव निकाल लीजिए दोनों कॉमोडिटीज का, ठीक है, और फिर बाद में आप उसका स्क्वायर रूट कर लेना। आता ही है ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करना, प्राइस रिलेटिव आ जाएगा, ठीक है, इसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके, दोनों का दो ही तो कॉमोडिटी है तो स्क्वायर रूट करके ज्योमेट्रिक मीन आपको सॉल्व करना आता है, इसका ज्योमेट्रिक मीन आपको सॉल्व करना आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और स्क्वायर रूट कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ग्रुप इंडेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, बी आंसर होता है। हाँ, ये नहीं आएगा, 100 मल्टीप्लाई नहीं होता इसमें, प्राइस रिलेटिव में ऑलरेडी 100 मल्टीप्लाई हुआ रखा तो दोबारा से मल्टीप्लाई नहीं होता। फिशर आपको मालूम है, पास्चे का आपको मालूम है, लेस पर आप निकाल लोगे, हो जाएगा। ये फिशर का फॉर्मूला दोनों का ज्योमेट्रिक मीन होता है, तो अगर आपको दो पता है तो तीसरा आप निकाल लोगे। ये भी हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन समरी में किया। क्वेश्चन नंबर 74, इन ईयर 2005 द होलसेल प्राइस इंडेक्स इज 286 विद 1985 एज बेस ईयर। 1985 आपका क्या है? बेस ईयर है, ठीक है। देन हाउ मच द प्राइस हैव इंक्रीज, कितने हुए हैं? तो 286 आपका इंडेक्स है, तो इंक्रीज तो 186 हुआ होगा ना, ठीक है। बॉली इंडेक्स इन दोनों का अर्थमेटिक मीन होता है लेस्पर और पास्चे का, तो ठीक है, दो पता है, तीसरा निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 76, द इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर, ये निकालना आपको, कैसे निकालना है? सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, तो प्राइस रिलेटिव निकाल लीजिए, उसको 5 से डिवाइड कर लेना, आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द डिफ्लेटेड वैल्यू? करंट वैल्यू को प्राइस इंडेक्स से डिवाइड कर लीजिए, करंट वैल्यू डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर, ये आंसर है, ठीक है। सर ये क्यों नहीं है? ये 100 थोड़ा ना मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, हम प्राइस इंडेक्स को पॉइंट्स में कन्वर्ट करके ले लेते हैं। फिशर इंडेक्स नंबर, बी इज द आंसर। Which of the following statement is true? Paste index number is based on base year quantity. नहीं जी, गलत है ये। फिशर इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई सर्कुलर टेस्ट, ये भी गलत है। अर्थमेटिक मीन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एवरेज फॉर कंस्ट्रक्टिंग द इंडेक्स नंबर, ये सही है। ये डी भी गलत है, कॉमन बेस ईयर नहीं होता हमारा, सी आंसर सही है। मोस्ट एप्रोप्रिएट तो अर्थमेटिक मीन है। देखिए सिंपल सी बात है, प्रैक्टिकली अर्थमेटिक मीन ही यूज होता है, तो एप्रोप्रिएट भी वही होगा। थ्योरेटिकली ज्योमेट्रिक मीन बेस्ट है, ठीक है। स्प्लाइसिंग में हम कॉमन बेस नहीं लेते, बेस ईयर हमारे अलग अलग होते हैं। Monthly salary of employee was 10,000 in the year 2000. It was increased to 20,000 in year 2013, while the consumer price index is 240 in the year 13. With the base year 2000, what would be salary in comparison to consumer price index? What should be, कितनी होनी चाहिए थी? तो आप देखो आपकी सैलरी 10,000 है, ठीक है, और इन्फ्लेशन होगी 2.40, 24,000 होनी चाहिए थी। ये हमने ऐसे क्वेश्चन तो हमने बड़े सारे कर लिए हैं।
कहता है कि इफ द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इन ए प्लेस हैव डिक्रीज बाय 30% ओवर द बेस पीरियड, देन द इंडेक्स ऑफ दैट प्लेस इज ऑफ कोर्स 70 हो जाएगा अगर प्राइस 30% गिर गए हैं। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, यही होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 83, if it increase in 10% prices, rise in price, the rise in wages 20%, then the real wages be increased by less than 10% आएगा। ये आपका गलत है क्वेश्चन, जो 20% दिया हुआ आंसर में वो गलत है। कहते हैं कि आप देखिए ना, आपकी वेजेस राइज हुई हैं 20%, अगर मान लो 100 थी तो 120 होगी। इन्फ्लेशन राइज हुई है आपकी 10%, ठीक है, तो 1.10, तो आप चेक कर लीजिए 120 डिवाइडेड बाय 1.10 इट्स 109, ठीक है, तो लेस देन 10% इंक्रीज हुई है। आपके आंसर में इन्होंने आई थिंक 20% दिया हुआ, जो कि गलत है। विद इफ इंक्रीज इन आपकी 10% प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं ना, तो प्राइस हो गया 1.110 और वेजेस आपकी इंक्रीज हो रही हैं 20%, तो अगर 100 थी उस समय बेस ईयर में, आज 120 हो गई हैं। इन्फ्लेशन 110% है, तो अगर आपको रियल वेजेस चेक करनी है तो पहले 100 थी, अब 109 हो गई है, ठीक है। अगर बेस ईयर में आपकी रियल वेजेस 100 थी और अब 120 मनी इनकम हो गई है, तो अगर आप उसमें से इन्फ्लेशन का फैक्ट हटाओगे तो रियल इनकम तभी आएगी ना। तो रियल इन्फ्लेशन आपकी 110 है, 1.10 डिवाइड किया तो 109 आ गया, तो आप देखिए 9% इन्फ्लेशन आपकी इनकम बढ़ी है, तो लेस देन 10% है। वेट्स आएगा जी यहाँ पर, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 1977 was 313 with base 1960 as base year, ओके। ये आपका बेस ईयर है और आपका इंडेक्स 1977 का प्राइस इंडेक्स आपका 313 है। एवरेज मंथली वेजेस 1997 में आपकी 160 है, तो मंथली वेजेस 77 यानी करंट ईयर में 160 है। आपकी रियल वेजेस पूछिए, रियल वेजेस तो इंडेक्स से डिवाइड कर दो, 160 को 3.13 से डिवाइड कर दो, 160 डिवाइड बाय 3.13, ये आपके पास आएगा 51 समथिंग 0.12, ठीक है, बी इज द आंसर। परचेजिंग पावर जो मनी होती है ना, 1 अपॉन प्राइस इंडेक्स होता है, याद रखना ये। परचेजिंग पावर ऑफ मनी मैंने आपको मेन क्लास में भी बताया था, परचेजिंग पावर जो होती है फॉल कर जाती है जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस इंडेक्स कह सकते हो आप, ठीक है, याद रखना इस पर। ये हमने क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया है। द सुटेबल इंडेक्स नंबर फॉर कंपैरिजन फॉर एवरी ईयर इज चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर। अगर आप सुटेबल इंडेक्स नंबर फॉर कंपैरिजन ऑफ, अगर आप हर साल के साथ कंपैरिजन करना चाहते हो तो आपको चेन बेस्ड इंडेक्स की तरफ जाना चाहिए। इंडेक्स नंबर आर यूज्ड ऑफ कोर्स, इकोनॉमिक्स में भी यूज होते हैं और स्टैटिस्टिक्स में भी यूज होते हैं। द टाइम रिवर्सल टेस्ट कौन पूरा कर रहा है? टाइम रिवर्सल तो फिशर पूरा कर रहा है, ठीक है। फिशर इंडेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाई, कौन सा टेस्ट? सर्को टेस्ट सेटिस्फाई नहीं कर रहा वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, फॉर नोइंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वी वांट टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम, ऑफ कोर्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए आप रिटेल शॉप से डाटा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है कस्टमर जहां से खरीदता है, तो रिटेल शॉप प्राइसेस लेके आप करोगे। सर्कुलर टेस्ट एक्सटेंशन किसका है? टाइम रिवर्सल टेस्ट का एक्सटेंशन है। और डैश से सेटिस्फाई व्हेन, सर्कुलर टेस्ट की बात हो रही है, ये कंडीशन सर्कुलर टेस्ट की है, मैंने आपको बताई थी क्लास में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 95, while constructing index number which of the following has to be considered as point of the following, एक मिनट, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। while construction the index number which of the following, काट दीजिए यहाँ तक, has to be considered as point of reference, ये मैंने आपको बताया दिया था बेस ईयर, हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है। लेस पर इंडेक्स नंबर है, आपको आता है, निकाल लोगे आप, ठीक है। ये भी हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन में किए हुए काफ़ी वाले, ये वाले क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं आपको। विच इज कॉल्ड एन आइडल इंडेक्स नंबर, फिशर का इंडेक्स नंबर आपका आइडल इंडेक्स नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 99, फॉर ईयर 2015 प्राइस इंडेक्स वाज 267 विद बेस ईयर 2005, द परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस, कितना इंक्रीज हुआ है? अब देखो इंडेक्स आपका 267 है, तो इसका मतलब 167% इंक्रीज हो गया है। प्राइस इंडेक्स आपका 267 है, with base year 2005 the percentage increase in price index over the base year 167% आपका इंक्रीज हो गया। इंक्रीज पूछा तो इंक्रीज तो 167 ही हुआ है। 100 क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ बेस टाइम
द वैल्यू ऑफ बेस टाइम पीरियड सर्व एज ए स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, सही है, हम बेस ईयर के साथ कंपेयर करते हैं हमेशा। क्वेश्चन नंबर 101, फिशर आइडल फॉर्मूला डज नॉट सेटिस्फाई, ऑफ कोर्स सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। पास्चे एंड फिशर इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, लेस्पर इंडेक्स नंबर निकल जाएगा, आपको मालूम है फिशर जो होता है ज्योमेट्रिक मीन होता है लेस्पर और पास्चे का, और दो पता है तो तीसरा निकल जाएगा। यूनिट टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय, आई थिंक सारे टेस्ट ही, ये क्वेश्चन में भी गलती है, सारे सेटिस्फाई करते हैं, बॉली भी कर लेता है, लेस्पर भी कर लेता है, फिशर भी कर लेता है, और सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव भी कर लेता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो सारे ही पास कर लेते हैं। द बेस्ट एवरेज फॉर कंस्ट्रक्टिंग एन इंडेक्स नंबर, बेस्ट एवरेज तो अगर हम पूछोगे तो ज्योमेट्रिक मीन ही है, ठीक है, यूज नहीं करते वो अलग बात है। क्वेश्चन नंबर 105, द होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑन एग्रीकल्चर कमोडिटी इज गिवन रीजन एट ए गिवन डेट इज 280, आपका इंडेक्स 280 है, परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी ओवर द बेस ईयर इज 180, इतना इंक्रीज हुआ है। उसके बाद यूज द फॉलोइंग डाटा, पास्चे का फॉर्मूला आप निकाल लोगे, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फिशर का इंडेक्स नंबर आप निकाल लोगे, सॉल्व ही करना है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते नहीं, अगर आएंगे तो बहुत इजी वाले आएंगे, आपने फॉर्मूले लगाने और सॉल्व करने हैं। आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो पास्चे का फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करना है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो फिशर का फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करना है, ठीक है। आइए, ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड consumer price index goes up from this to this and salary of worker is also raised from this to this, then the real term में उसको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। देखो इन्फ्लेशन देखो कितनी हुई है, 200 आपका प्राइस इंडेक्स है और पहले था 110, तो 200 डिवाइड बाय 110 181 हो गया, ये आपका इंडेक्स हो गया, ठीक है जी। करंट बेस ईयर मतलब इसको बेस लेके हमने 181 हो गया। अब आपकी सैलरी 330 से लेके 500 हुई है, तो आपकी रियल इनकम देख, ये तो रियल इनकम है ही ऑलरेडी, बेस ईयर की इनकम रियल इनकम ही होती है। करंट ईयर में इन्फ्लेशन का असर है तो डिवाइड कर लेते हैं इन्फ्लेशन से, 500 डिवाइड बाय 1.81 276 आएगा, ठीक है। और आप देखो -330 अप्रोक्सीमेटली 54, during certain period the consumer goes up, consumer price index this, and salary of worker is also raised from this to this, 200 divided by 110 181, it's 300 500, it's 500 डिवाइड बाय 1.8181 करके देखें, 275 आया और -330, $55 आ रहा है जी मेरा आंसर इसका, ठीक है। आप चेक कर लेना, मेरा आंसर 55 आ रहा है, आप इसको एक बार चेक कर लेना, मेरा आंसर जो आ रहा है वो 55 आ रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 109, इसमें आपको गिवन है सब कुछ, बस आपने फॉर्मूला लगाना है, लेस्पर का इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला आपको आता है और आप लगा दोगे, ठीक है सर। व्हेन द कॉस्ट ऑफ तंबाकू, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, कॉस्ट ऑफ तंबाकू हैज इंक्रीज बाय 50%, तंबाकू की कॉस्ट आपकी 50% बढ़ गई है। ए सर्टन हार्डन्ड स्मोकर हु मेंटेन्ड हिज फॉर्मल स्केल ऑफ कंजम्पशन, एक काफ़ी हार्डन्ड स्मोकर का मतलब होता है कि उसको लत लगी हुई है तंबाकू की, प्राइसेस 50% बढ़ गए हैं। हु मेंटेन्ड हिज फॉर्मल स्केल ऑफ कंजम्पशन का मतलब प्राइसेस के बढ़ने के बावजूद भी उसने अपनी कंजम्पशन को कम नहीं किया, उसने उसको मेंटेन किया, क्वांटिटी जितनी पहले कंज्यूम कर रहा था आज भी वो उतनी ही कंज्यूम कर रहा है। हु मेंटेन हिज फॉर्मल स्केल ऑफ कंजम्पशन का मतलब है कि जितनी क्वांटिटी वो पहले कंज्यूम कर रहा था अभी भी उतनी ही क्वांटिटी को वो कंज्यूम कर रहा है। सेड दैट प्राइस हैड इंक्रीज, सेड दैट वो क्या कहता है कि द राइस हैड इंक्रीज्ड हिज कॉस्ट ऑफ लिविंग बाय 5%, कहता है कि इस
50% इंक्रीज होने से उसके ऊपर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, उसके घर के ऊपर, उसके हाउस होल्ड के ऊपर सिर्फ 5% एक्स्ट्रा खर्चा पड़ा है। ठीक है, कहता है कि ओवरऑल प्राइस आपके 50% बढ़ गए हैं तंबाकू के, कंजम्पशन उसने बदली नहीं है, इससे जो असर है उसके ऊपर पड़ रहा है वो सिर्फ 5% पड़ रहा है इन्फ्लेशन का, उसके ओवरऑल खर्चे के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बताइए वो कितने परसेंट अपनी टोटल खर्चों का तंबाकू के ऊपर खर्चा करता है। सिंपल है, 50% बढ़ने के बावजूद भी अगर उसके ऊपर सिर्फ 5% इन्फ्लेशन नहीं पड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ 10% अपने टोटल खर्चों का 10% खर्चा तंबाकू के ऊपर लगाता है। ठीक है, तो आंसर आपका सी आएगा। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 111 सर्कुलर टेस्ट है। इंडेक्स कंस्ट्रक्टेड फॉर circular test an index constructed for year x on the base year y and for the year y on the base year z should yield the same result as an index constructed on x on the base year z, that is this should be this should be this should be equal to 1। ठीक है, ये बात मैंने आपको मालूम है, सर्कुलर टेस्ट की कंडीशन पूछी है बेसिकली इनडायरेक्टली क्वेश्चन में, तो आपको मालूम है आप 0 to 1 पे जाओगे, 1 से 2 पे जाओगे तो आपको मालूम है इंडेक्स नंबर 1 0 to 1, इंडेक्स नंबर 1 से 2 इट शुड बी 0 to 2। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे करूं इंटू इंडेक्स नंबर 2 to 0 इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। ठीक है, यही कंडीशन पूछी गई है। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा मार्शल एजवर्थ का इंडेक्स कैलकुलेट करना है, आप कर लोगे, फॉर्मूला ही लगाना है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, पास्चे का इंडेक्स नंबर है, सिर्फ फार्मूला पूछा है, फार्मूला आपको आता है तो आप इस क्वेश्चन में फार्मूला लगा दोगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स गोस अप फ्रॉम 110 से 200, ये सेम क्वेश्चन आई थिंक हमारा आंसर यही वाला था, ये वाला सेम क्वेश्चन आई थिंक अभी हमने देखा था, 108 जैसा क्वेश्चन है सेम। ठीक है, 108 जैसा क्वेश्चन है, फिगर्स का फर्क है। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा आपको दिया हुआ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कैलकुलेट करना है, आपके पास इंडेक्स गिवन है, ये आपके बेसिकली प्राइस रिलेटिव हो गए हैं, ये आपको वेट गिवन है, मल्टीप्लाई करना है, आपको फार्मूला वही वाला यूज़ करना है, आई डब्ल्यू समीशन डब्ल्यू। ठीक है, आपको सॉल्व करना है और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है सर। वेदर द इंडेक्स, ये आपने किया नहीं हुआ क्वेश्चन, ये वॉल्स का इंडेक्स का फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं है, बट क्वेश्चन इन्होंने स्टडी मटेरियल में डाल रखा है। ठीक है, तो ये आप रहने देना क्योंकि ये वॉल्स का जो फॉर्मूला ही आपके स्टडी मटेरियल में नहीं गिवन है। गिवन तो डॉर्बिश का भी नहीं गिवन था, बट मैंने वो करवा दिया आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इंडेक्स निकालना है, ग्रुप इंडेक्स ऑलरेडी पता है, वेट्स आपको पता है, आपको मल्टीप्लाई करना है ग्रुप इंडेक्स को वेट से और वेट से डिवाइड करना है। मैंने आपको बोला था ना सबसे ज़्यादा आपका ये वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव यूज़ होगा। ठीक है, वही यूज़ हो रहा है, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव ही ग्रुप इंडेक्स होता है। ठीक है, इसमें ना इस क्वेश्चन में इस पर फॉर्मूला बताना है, प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एन रिलेटिव्स है, ये फॉर्मूला बनेगा, ये 2 नहीं आएगा, फॉर्मूला बी है। ठीक है, क्लियर, ये रिलेटिव हो गया, उसका लॉग हो गया, ये समीशन हो गया, अपॉन एन हो गया। एंटी लॉग इसलिए नहीं लगा कि लॉग इधर लगा हुआ है, अगर लॉग इधर हटा के इधर ले जाओगे तो एंटी लॉग बन जाएगा, यही फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन इसमें 2 नहीं आएगा, 2 काट दीजिए, गलती से 2 आया हुआ है, फॉर्मूला यही है। ठीक है, फिशर इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 120 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ये आपको कमोडिटीज गिवन है और ये उनके बेस ईयर के प्राइजेस है, ये करंट ईयर के प्राइस है, अनवेटेड इंडेक्स नंबर निकालना है तो आप सिंपल एग्रीगेटिव मेथड फॉलो कर सकते हो, इसको टोटल कर लीजिए, और नहीं आपको रिलेटिव निकालना पड़ेगा क्योंकि ऑयल वगैरह दे रखा है, फिश दे रखा है, तो इनके यूनिट ऑफ मेजरमेंट अलग अलग होंगे, तो आपको प्राइस रिलेटिव निकालना पड़ेगा और फिर बाद में उसको डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, इसका निकाल लीजिए प्राइस रिलेटिव, हर एक का प्राइस रिलेटिव निकाल लीजिए, बाद में आप उसका अर्थमेटिक मीन निकाल लीजिए। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 121 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, आपको प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर पूछा है, ये तो आप एग्रीगेट मेथड फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर कमोडिटीज़ का नाम नहीं दिया हुआ तो मान के चलेंगे सारी कमोडिटीज़ के यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट सेम है, तो आप करंट ईयर को के प्राइसेस को जोड़िए और बेस ईयर के प्राइसेस को जोड़ के डिवाइड कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है सर।
सर्कुलर टेस्ट इज नॉट मेट बाय ये सी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, गिवन बिलो आर द डाटा ऑन प्राइसेस ऑफ सम कंज्यूमर गुड्स एंड वेट्स अटैच, ठीक है। ये वेट दे रखा है, ये उनके प्राइस है, ये उनके वेट है, ठीक है। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव निकल जाएगा, यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करके आप प्राइस रिलेटिव निकाल लोगे और फिर वेट दिया हुआ वेट से मल्टीप्लाई करके वेट से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। टाइम रिवर्सल टेस्ट इज नॉट सेटिस्फाइड, टाइम रिवर्सल टेस्ट लेस्पर और पास्चे सेटिस्फाई नहीं करता। मार्शल एजवर्थ चेक कर लेना प्लीज, मुझे ये तो क्लियर है कि लेस्पर और पास्चे सेटिस्फाई नहीं करता, मार्शल एजवर्थ का एक बार चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 25, ये आपको बोला था ये टेस्ट वाला तो आपको याद करना पड़ेगा, और वो तो आपको टिप्स पे होना चाहिए। आप देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चंस टेस्टों पे आए हुए हैं, कितने सारे क्वेश्चंस आपके वो ग्रुप इंडेक्स पर आए हुए हैं, कितने सारे क्वेश्चन डिफ्लेटिंग पर आए हुए हैं। तो इन टॉपिक्स को आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है, डिफ्लेटिंग का टॉपिक आपने ध्यान से पढ़ना है, ग्रुप इंडेक्स का ध्यान से पढ़ना है, और ये टेस्ट वाले टॉपिक जो आपको बड़े ध्यान से करने हैं वो एक वो लेस्पर और पास्चे के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर आप देखोगे क्वेश्चन बैंक में यही चीज़ें कवर है, आपके वेटेड एग्रीगेटिव के फॉर्मूले कवर हैं, उसके बाद आपके ग्रुप इंडेक्स के फॉर्मूले कवर हैं, और फिर आपके टेस्ट वाला ज़्यादातर यूनिट टेस्ट वाला वो 4 टेस्ट है उन वो कौन कौन से पूरे करते हैं वो है, और फिर एक डिफ्लेटिंग का टॉपिक सबसे ज़्यादा कवर्ड है, ठीक है। ये सिंपल एग्रीगेटिव से आपको निकालना, निकाल लोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस एट ए प्लेस इन 1998 इज 355 और बेस ये है, तो कितना बढ़ गया, बेस 91 है और 98 में इंडेक्स आपका 335 है, यानी कि 255% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। वैल्यू इंडेक्स क्या होता है, P0 Q0 P1 Q1 P0 Q0, ठीक है, ये होता है। क्वेश्चन नंबर 128, द इंडेक्स नंबर इन होलसेल प्राइस इज 152, ये रिलेटिव होता है, अगस्त 99 का है इन कंपेयर टू अगस्त 1998, तो कितना इंक्रीज हुआ, 52% इंक्रीज हो गया, ये बताना था आपको, इंक्रीज ही बताना है। सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाई बाय, ये लेस्पर का नहीं करेगा, पास्चे का नहीं करेगा, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव एंड वेटेड एग्रीगेटिव विद फिक्स्ड वेट्स, ये आपका सर्कुलर टेस्ट पास करता है, ठीक है सर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 130, विद द बेस ईयर 1960 आपके पास इंडेक्स इतना था, सॉरी बेस ईयर ये है, इंडेक्स आपके पास 250 था 1972 का, एक्स वाज गेटिंग ए मंथली सैलरी ऑफ 500 इन 1960 एंड 500 उनको मिल रहा था और 750 1972। इन 1972 टू मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो उसका 1960 का था उसको कितना और एक्स्ट्रा अलाउंस मिलना चाहिए। तो अब देखो इंडेक्स आपके पास 250 है तो सैलरी भी 250 होनी चाहिए थी, 250 बढ़नी चाहिए थी, 500 इंटू 250 तो सैलरी आपकी 1250 होनी चाहिए थी, है ना। अगर आप सेम लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करना चाहते हो क्योंकि इन्फ्लेशन 250 है तो सैलरी में भी 250 इंक्रीज होना चाहिए था, तो सैलरी आपकी 1250 होनी चाहिए थी। हालांकि उसकी सैलरी 750 ही बढ़ी है, 72 में उसकी सैलरी 1250 होनी चाहिए थी अगर सेम लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है, हालांकि उसकी सैलरी सिर्फ 750 है, तो 500 का डिफरेंस है, तो उसको एक्स्ट्रा 500 रुपये और मिलने चाहिए, ठीक है सर। बॉली का इंडेक्स नंबर 150 है, फिशर का इंडेक्स नंबर इतना है, पास्चे का इंडेक्स नंबर आपको ढूंढना है, तो ठीक है पास्चे का इंडेक्स नंबर आप हिट एंड ट्रायल मेथड कर लीजिए। आपको मालूम है लेस्पर प्लस पास्चे डिवाइड बाय 2 दिया हुआ है, ठीक है 150 और लेस्पर इंटू पास्चे ये 150 दिया हुआ, ये दिया हुआ आपके पास 149.95, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, ए को मान लेते हैं दैट ए इज द आंसर, तो ए के आंसर से आप निकाल लीजिए लेस्पर का, पास्चे का इंडेक्स नंबर आप ए मान लीजिए ए है, तो यहाँ से पास्चे में पुट करके लेस्पर का कर लीजिए, ठीक है वो आ जाएगा, और फिर यहाँ पुट करके देख लीजिए अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है तो आपका आंसर सही है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपको यहाँ पे ना इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट आंसर पिक कर लीजिए। आप मान लीजिए ए आपका सही आंसर है, पास्चे का फॉर्मूला ए का है, ये 146.13 यहाँ पुट कर लीजिए तो आपके पास लेस्पर का आ जाएगा। अब लेस्पर और पास्चे दोनों का पता चल गया तो इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ये अगर बराबर आ गया तो आपका आंसर सही है, नहीं तो अगली ऑप्शन पे जा सकते हो आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132, नाइदर लेस्पर फार्मूला नॉर पास्चे फार्मूला ओबेस, कौन सा ये नहीं पूरा करते हैं, ये टाइम रिवर्सल टेस्ट को भी पूरा नहीं कर रहे हैं और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी पूरा नहीं कर रहे हैं, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 133, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, ये आपको करना क्या है,
आपको मेथड ऑफ रिलेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल बाय द मेथड ऑफ रिलेटिव यूजिंग अर्थमेटिक मीन द प्राइस इंडेक्स नंबर पूछा है, ठीक है, निकाल लोगे आप। आपको रिलेटिव प्राइस करना है और अर्थमेटिक मीन यूज करना है, इसके रिलेटिव प्राइस इसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा, फिर 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। लिंक रिलेटिव इंडेक्स नंबर इज एक्सप्रेस फॉर पीरियड एन, ये होता है लिंक रिलेटिव, करंट ईयर का पीरियड का प्राइस डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर का प्राइस। अगर बेस ईयर का प्राइस डिनोमिनेटर में लोगे और करंट ईयर का न्यूमिनेटर में, तो आ जाएगा ना, रिलेटिव्स आ जाएंगे, प्राइस रिलेटिव, क्वांटिटी रिलेटिव, वैल्यू रिलेटिव आएंगे। लेकिन अगर आप करंट ईयर का प्राइस लेते हो और पिछले साल प्रीवियस ईयर का प्राइस लेते हो तो उसे लिंक रिलेटिव बोलते हैं। 250 हो गया, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, ये कई सारे क्वेश्चन आ गए, 150% हो गया, ठीक है। ये सब कुछ गिवन है, आपको फॉर्मूले में पुट करना है, कर लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 137, सपोज ए बिजनेस एग्जीक्यूटिव, ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया हुआ है, सेम मैंने आपको समरी में करवा दिया था। यहाँ से इंडेक्स मेजर हो जाएगा, ठीक है, और फिर आपको बताना कि बेस ईयर में उसकी अर्निंग इतनी थी, तो करंट ईयर में उसकी अर्निंग, अगर आप सेम लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहते हो तो कितनी होनी चाहिए थी, ठीक है। आपको पास्चे इंडेक्स नंबर सब कुछ गिवन है, फॉर्मूला पुट करना है। इंडेक्स नंबर आर नॉट हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग एरर, एरर आइडेंटिफाई करने के नहीं आता, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में भी आएगा, ट्रेंड रिवील करने में भी इसका यूज होगा, फॉरकास्टिंग में भी इसका यूज होगा, लेकिन एरर आइडेंटिफाई करने में हम इंडेक्स नंबर का कोई यूज नहीं करते हैं। द वेट एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव ऑफ कॉमोडिटी व्हेन द वेट्स इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ कॉमोडिटी इन बेस ईयर यील्ड, द वेट एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव लेस पर आएगा, ठीक है। वेट एवरेज यानी कि आप देखो वही वाला वेट एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, पी डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, ये वाला फॉर्मूला है। वेट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ कॉमोडिटी इन बेस ईयर, तो बेस ईयर में क्या होता है, P0 Q0 वेट होता है यहाँ पर, ठीक है। तो आप अगर ये W यहाँ पर P0 Q0 ले रहे हो, तो वेटेड एवरेज का जो फॉर्मूला, प्राइस रिलेटिव का वेटेड एवरेज का जो फॉर्मूला होगा वो आपका लेस्पर का फॉर्मूला बन जाता है, मैंने आपको ये बता दिया था। द नंबर ऑफ टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी कितने हैं, 4 टेस्ट होते हैं। फिशर आइडल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई, आपका B एंड D नहीं आएगा, B एंड C आएगा। वैसे तो सारी सेटिस्फाई कर देता है, ये क्वेश्चन में भी मेरे को प्रॉब्लम लग रही है, सारे टेस्ट सेटिस्फाई कर देता है फिशर का, यूनिट टेस्ट भी कर देता है, ऑल कर देते हैं, ऑल, ठीक है, फिर सही है। फिशर का फॉर्मूला यूनिट टेस्ट भी कर देता है, टाइम रिवर्सल भी सेटिस्फाई कर देता है और फैक्टर रिवर्सल भी कर देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143 है सिंपल, ये तो एग्रीगेटिव मेथड से निकालना है, ये निकल जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स गोज अप फ्रॉम 120 टू 180 एंड सैलरी अप फ्रॉम 240 टू 50, व्हाट इज द इंक्रीज इन रियल टर्म। तो देखो आपका इंडेक्स कितना बड़ा है, आपका इंडेक्स हो गया 150, ठीक है, चेक कर लो, 180 डिवाइडेड बाय 120 तो 150 हो गया। अब आपकी सैलरी 240 से 540 हुई है, तो आप देखिए 540 आपकी सैलरी हुई है, इसकी रियल वैल्यू निकाल लेते हैं, 150 से निकाल लेते हैं, ये तो रियल वैल्यू होती है, बेस ईयर की सैलरी तो रियल वैल्यू ही होगी, और 540 आपकी करंट सैलरी है, तो करंट सैलरी को 540 को डिवाइड कर देते हैं, इसकी करंट सैलरी को इसका इम्पैक्ट खत्म करोगे इन्फ्लेशन का, तो 360 आ जाएगा। इसका मतलब 240 पहले था, अब रियलिटी में 360 हुआ है, बाकी तो इन्फ्लेशन का असर है। इन्फ्लेशन का असर अगर आप हटाओगे करंट सैलरी में से, तो आपके पास रियल सैलरी आ जाएगी जो कि 360 है, तो 120 इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ये तो आपको एग्रीगेटिव मेथड फॉलो करना है, पास्चे का फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, यहाँ पर आपको एजवर्थ का फॉर्मूला लगाना है, ये भी बहुत इजी है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं कि फॉर्मूला आपको आना चाहिए, बाकी तो आपको सॉल्व कर ही लोगे। यहाँ पर आपको फिशर का फॉर्मूला निकालना है, पहले लेस्पर निकाल लीजिए, फिर पास्चे निकाल लीजिए, फिर दोनों का ज्योमेट्रिक मीन ले लीजिए, ये भी हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये कंडीशन कहाँ पूरा हो रहा है, ये आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट की कंडीशन है जी, ठीक है। द वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव पी हो गया, वेटेड एवरेज यानी कि पी डब्ल्यू डिवाइड बाय डब्ल्यू, व्हेन वेट्स आर इक्वल टू, वेट्स लेने हैं इक्वल टू वैल्यू ऑफ कमोडिटी, वैल्यू ऑफ कमोडिटी करंट ईयर यानी कि वैल्यू ऑफ कमोडिटी P1, एक मिनट, वैल्यू ऑफ कमोडिटी
करंट ईयर की कमोडिटीज लेनी है। P0Q1 इक्वल टू वैल्यू ऑफ कमोडिटी इन करंट ईयर। ठीक है, तो ऐसे केस में पास्ट का फॉर्मूला होता है, ये मैंने आपको बता दिया था, समरी में मैंने आपको समझाया था। ठीक है, ये 50th का हो गया अपने डी वाला। ये फॉर्मूला होता है ना वेटेड एवरेज का, तो अगर वेट आप ये करंट ईयर की कमोडिटीज को लेते हो और इसको लेते हो, वैल्यू लेते हो करंट ईयर की, तो आपका पास्ट का फॉर्मूला बनेगा। अगर आप बेस ईयर की वैल्यूज लेते हो वेट के रूप में, तो आपका लेस पर का फॉर्मूला बन जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया था। इंडेक्स नंबर ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एरर आइडेंटिफाई नहीं करेगा। और द 3 इंडेक्स नंबर नेमली दिस एंड दिस डू नॉट सेटिस्फाई, कौन सा टेस्ट सेटिस्फाई नहीं करते? ऑफकोर्स ये तीनों आपका सर्कुलर टेस्ट सेटिस्फाई नहीं करते। तो इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन बैंक खत्म हो गया है। ये इंडेक्स नंबर हमने खत्म कर लिया है। जब भी आप प्रिपेयर करोगे, पहले आपने क्लास नोट रिवाइज करने हैं, उसके बाद आपको समरी की क्लास लगानी है, उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक करना है। मैंने कोशिश की है कि मैं क्वेश्चन बैंक को सही तरीके से आपको बताऊं, आंसर जो है। हो सकता है कि आपके साथ जो पीछे आंसर उनको साथ मिसमैच हो, तो जो मैंने आपको आंसर टिक करवाए हैं वो सही करवाए हैं, सोच समझ के करवाए हैं। फिर भी हो सकता है एक आधी क्लैरिकल मिस्टेक हो सकती है, बाकी मैंने सही करवाया आपको, इसको फॉलो करना है आपको। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू सो मच।